हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 6 नंबर चैप्टर था वैश्वीकरण है चल रहा है। और इसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे है ना, भारत में वैश्वीकरण के बारे में तर्क है ना, यानी भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क बताएं। तो देखिए, आप वैश्वीकरण के बारे में आपको बताया गया है, वैश्विक गाँव के बारे में बताया गया, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बता दिया गया है ना। पिछले वीडियो में आपको ऐसा बताया गया था। आप पिछले वीडियो में ये भी पढ़े थे कि वैश्वीकरण का पक्ष क्या है ना। और आपको बताया गया था, बताइए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995 में। टोटल कितना देश था स्थापना के वक्त? 149 देश। इसका मुख्यालय जिनेवा। ठीक है। तो देखिए, वैश्वीकरण के पक्ष में कितना तर्क था भारत में? लगभग 7-8 बताए थे आपको। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि, नए प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक है ना, उत्पादन सबके स्तर को उन्नत करना। समझ गए? तो लगभग कहा क्या जाता है कि मतलब देखिए अब आज आपको जो पढ़ना क्या है, वैश्वीकरण ऐतिहासिक परिवेश में है ना, वैश्वीकरण का ऐतिहासिक परिवेश, वैश्वीकरण ठीक है ऐतिहासिक परिवेश में। यानी कि आपको 1991 से परिवेश में, मतलब कि 1991 से पूर्व का वैश्वीकरण, 1991 से पूर्व। ठीक है। देखिए, यानी कि हम बताए थे आपको कि एलपीजी का जो नीति था है ना, उदारीकरण, निजीकरण और है ना, उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, और ठीक है एक था आपका वैश्वीकरण। इन तीनों का नीति कब अपनाया गया? 1991 में। लेकिन इसमें पढ़ना है कि 1991 के पहले भारत में क्या था। तो देखिए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है ना। 1870 से 1914 के बीच में हम बात करें तो है ना, एक दौर ऐसा भी आया था जब मतलब भारत का व्यापार व्यवसाय दूसरे देशों से होता था है ना। देखिए, अभी के चरण में मतलब वैश्वीकरण के अभी वैश्वीकरण का युग चल रहा है। लेकिन वैश्वीकरण के पहले का युग और वैश्वीकरण के बाद का युग, दोनों में बहुत ज़्यादा असमानता है ना। मतलब अनेक समानता ही मिलेगा, कुछ असमानता ही मिलेगा आपको। तो 19वीं सदी के अंत में आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। आज हर देश मतलब पूरा जो जितना भी देश है सब एक दूसरे संगठन के रूप में जुड़ चुका है। ठीक है। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना भी देखिए, जैसे पहले जो था श्रमिकों का बिना आबाद प्रवाह का मतलब है ना, बिना आबाद प्रवाह का मतलब विकास हुआ, बड़े पैमाने पर एक जगह दूसरे जगह ले जाया जाता था है ना। उन दिनों देशों में पूंजी, वस्तु सबका आवागमन के लिए लगभग कोई रोक नहीं था। भाप के जहाज, रेलवे इंजन, तारों के जरिए यातायात संचार में बदलाव आया है ना। उद्योगों में नई नई प्रबंध तकनीक आ गया है ना। और धीरे धीरे मतलब सबका इस प्रक्रिया बदल चुका है। यानी कि पहले के दिनों का अगर हम बात करें, अभी के दिनों की बात करें तो वैश्वीकरण में बहुत ज़्यादा समानता भी है, कुछ असमानता भी है ना। पहले परिवहन का, यातायात के साधनों का उतना विकास नहीं था, लेकिन आज ये सबका विकास हो गया, संचार का विकास हो चुका है ना। तो आज वैश्वीकरण को विकसित करना आसान काम है। लेकिन पहले के दिनों में इतना ज़्यादा वैश्वीकरण विकसित नहीं था। लेकिन अगर हम पढ़े बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, कहाँ पढ़े? अगर हम जानेंगे बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, समझिएगा बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। चूँकि जानते हैं कि बिहार एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है ना। वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है। जानते हैं कि देखिए मतलब कि वैश्वीकरण के कारण जब से बिहार मतलब कहने का मतलब जब से भारत में वैश्वीकरण अपनाया गया 1991 के बाद से, बिहार का स्थिति भी बहुत कुछ बदल गया है ना। आर्थिक विकास के मामले में मतलब कह सकते हैं बिहार को बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है ना। बिहार मतलब कहने का मतलब है कि बिहार में राज्य सरकार को, जो यहाँ की राज्य सरकार है उनको पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ के मतलब इस राज्य को विकसित करने के लिए। और पूंजी के संबंध में कहा जाता है कि जिस तरह पानी की तरलता जो होता है, पानी का जो तरलता होता है नीची भूमि में जहाँ पानी को आकर्षित करता है, उस तरह से पूंजी जो है निवेश को आकर्षित करता है ना। जहाँ पे मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे पूंजी का विकास ठीक है, पूंजी अधिक है तो आर्थिक विकास ठीक ठाक होगा, वहाँ का आर्थिक स्वास्थ्य ठीक ठाक होगा, उस देश का मतलब उस राज्य में, उस देश में बहुत ज़्यादा विकास होगा। यानी कि अगर पूंजी है ज़्यादा तो निवेश ज़्यादा होगा, और जब निवेश ज़्यादा होगा तो आर्थिक विकास ठीक ठाक होगा। लेकिन बिहार में जो कहने का मतलब देखिए, पूंजी का अभाव है ना, तो निवेश का भी अभाव रहेगा। तो मेन बिहार को पूंजी बहुत ज़्यादा चाहिए है ना विकसित होने के लिए। इसलिए तो मतलब बिहार की सरकार जो है बार बार केंद्र सरकार से है ना मतलब विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग कर रही है ना। अगर हम बात करें देखिए आर्थिक स्वास्थ्य, तो एक हम बात बोले अभी है ना कि मतलब जहाँ का पूंजी ठीक ठाक होगा वहाँ पे निवेश ज़्यादा होगा तो वहाँ का आर्थिक स्वास्थ्य ठीक होगा। तो आर्थिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है?
है ना। तो आर्थिक स्वस्थता का मतलब है कि हमारे राज्य में बिजली, पानी, सड़क जैसे यातायात की सुविधाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आर्थिक स्वस्थता का तात्पर्य क्या है, उद्योग के लिए बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए, यानी कि यातायात का विकास होना चाहिए, है ना। उस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, जैसे देखिए, जैसे सामाजिक स्वास्थ्य कैसा क्या कहेंगे, जैसे सामाजिक स्वास्थ्य में आप मतलब समाज में अमन और चैन चाहिए आपको, यानी कि शांति चाहिए, है ना, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। उस तरह से अगर हम आर्थिक स्वास्थ्य की बात करें तो उद्योग धंधों के लिए जब बिजली, पानी, है ना, सड़क, यातायात का सुविधा जरूरी होता है। आज देखिए बिहार में कहने का मतलब है शक्ति संसाधन भी होना चाहिए, है ना। तो बिहार में शक्ति संसाधन के रूप में देखिए बिजली ज़्यादा उपलब्ध है नहीं, है ना, लेकिन बिहार में सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा था उस समय। और आज देखिए, आज अभी के वर्तमान समय बिहार में बात करें तो बिहार में सड़कों के विकास में कोई कमी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो यही कहने का मतलब ये वैश्वीकरण का ही देन है कि सरकार आज समझिए आधारित संरचना का विकास ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन भी क्या था, है ना, कि मतलब देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको देश को विकसित करना है तो सबसे पहले किसको विकसित करना होगा, बिहार को विकसित करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से कह सकते हैं हम, है ना, कि आर्थिक स्वास्थ्य किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या पूरे देश के लिए। आर्थिक स्वास्थ्य का मतलब उद्योग धंधों के लिए एकदम, उद्योग धंधों के लिए बिजली, पानी, सड़क सब चाहिए। जैसे सामाजिक स्वास्थ्य चाहिए वैसे ही आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी जाकर कोई राज्य को हम विकसित कर सकते हैं। और बिहार में सब चाहिए तो आपको पूंजी चाहिए, यानी कि बिहार में एक बात हम कह सकते हैं कि पूंजी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूंजी निवेश, अगर पूंजी रहेगा तभी तो निवेश होगा, है ना, और बिहार में इसी का कमी है। ठीक है, और एक कथन याद रखिएगा, है ना, कि किसने कहा, किनका कथन था कि मतलब देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। देश की प्रगति के लिए, है ना, देश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए ठीक है, के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। बिहार की प्रगति अनिवार्य है। और कौन कहे ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, कह सकते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। समझ गए। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ना, कि मतलब पूरे देश को विकसित करना है तो बिहारी को भाई मतलब बिहार को विकसित करना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए भी कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, है ना, ताकि यहाँ पे पूंजी का मतलब कमी ना खले। और जब पूंजी का कमी नहीं खलेगा तो समझिए बिहार को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है ना। निवेश ज़्यादा होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से कह रहे हैं आधारित संरचना का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले चैप्टर में बताए थे आधारित संरचना के बारे में, है ना, कि आधारित संरचना का मतलब हमारा मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। ठीक है, तो वर्तमान के समय में कह सकते हैं कि उपभोग और उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है। इसका किसका मुख्य देन है, वैश्वीकरण का। बताया तो पहले दिन ही वैश्वीकरण की परिभाषा बताया गया था आपको कि वैश्वीकरण क्या है ना। वैश्वीकरण के आने से पूरा दुनिया जो है एक बाजार के रूप में मतलब बदल सा गया है। ठीक है, और आज देखिए है ना, इसका मतलब जो फल है बिहार पर ही पड़ रहा है कि बिहार मतलब वर्तमान स्थिति में और पहले की स्थिति में बिहार अधिक मजबूत हो चुका है ना। तो वैश्वीकरण का बिहार पर केवल सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, है ना। मतलब वैश्वीकरण का बिहार पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो वही देखना है आपको, है ना, कि वैश्वीकरण का प्रभाव। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है सकारात्मक प्रभाव बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव देखें हम, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, समझिएगा। देखिए जो सबसे पहला प्रभाव आपका है क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कि देखिए वैश्वीकरण के बाद बिहार में है ना कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ,
जैसे जानते हैं कि देखिए बिहार का जो कृषि है मानसूनी है, मानसून पर मतलब बहुत ज़्यादा आश्रित है ना। मतलब कई बार किसानों को मतलब उम्मीद पे, मतलब कहने का मतलब मानसून कई बार खरा नहीं उतरता किसानों के मतलब उम्मीद पे, मतलब असमय आना, है ना, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा सुखाड़, ये सब क्या है बिहार में एकदम नियति है। लेकिन कहा जाता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव है कि आज कृषि उत्पाद के इस गिरावट की स्थिति में भी सरकार यह करने के लिए सक्षम है। मतलब आज वैश्वीकरण का ही देन है, मतलब कि बिहार सरकार यह करने के लिए सक्षम है किसी भी स्थिति में, ज़्यादा बाढ़ आ जाए, ज़्यादा सुखाड़ आ जाए, लेकिन फिर भी बिहार सरकार यह कर सकती है कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता करेंगे। मतलब किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक के पास खाद्यान्न की कमी नहीं रहेगी, है ना। सब किसका देन है? वैश्वीकरण का, है ना। हम किसी भी देश से अपना मतलब किसी भी राज्य से, है ना, मतलब व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अनाज मंगा सकते हैं देश, अगर राज्य में नहीं तो देश से मंगा सकते हैं। तो वैश्वीकरण के आने से सबसे पहला काम क्या हुआ? कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गया। दूसरा है निर्यातों में वृद्धि। क्या है? निर्यातों में वृद्धि। तो निर्यातों में वृद्धि का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में आज देखिए बहुत ज़्यादा निर्यात में वृद्धि हुआ है ना। जैसे कि कहने का मतलब निर्यातों में कुछ खाद्य व्यावसायिक फसलों का निर्यात किया जाता है, कुटीर लघु उद्योग उद्यमित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, फलों का, है ना। जैसे फल में बिहार में लीची, आम, मखाना का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बिहार किसके लिए? आम के लिए, लीची के लिए, मखाना के लिए क्या है? बिहार ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ से निर्यात का मतलब क्या होता है? यहाँ से किसी वस्तु का व्यापार होता है, बिहार से जाता है वस्तु, है ना। तो बिहार वैश्वीकरण के आने से बिहार में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो प्रमुख वस्तुएं है, उसका मांग पूरे विश्व में बढ़ गया है ना। तो निर्यात में वृद्धि हुआ, है ना। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। तीसरा क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। विनियोग की प्राप्ति, है ना। यानी कहने का मतलब वैश्वीकरण के फलस्वरूप आज बिहार में विदेशी मुद्राओं का भी आगमन होना शुरू हो गया, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे बिजली की कमी के कारण विदेशी विनियोग बहुत कम है ना। मतलब यहाँ के मतलब यहाँ बिहार में जो फॉरेन है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं, क्योंकि बिहार में बिजली का, शक्ति संसाधन का उतना ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, ठीक है। अगला आपका है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध, है ना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, है ना। चौथा क्या पढ़ना आपको? रोजगार के अवसरों में वृद्धि। यानी कि वैश्वीकरण के आने से, है ना, बिहार में क्या हुआ है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुआ है। कैसे? क्योंकि देखिए जैसे, है ना, जो व्यक्ति बिहार में उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, है ना, तो देश के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विदेशी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ना। मतलब अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में विदेशी कंपनियां क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है ना। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिनके पास डिग्री है ना, प्रशिक्षण है, मतलब जितने भी आज देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, है ना। बिहार के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं क्या कर रहे हैं? विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ से बड़ी संख्या में मतलब विदेशी मुद्रा यहाँ पे ला रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड में बड़ी संख्या में मतलब सॉफ्ट इंजीनियर जो है बिहार से ही नौकरी कर रहे हैं। अमेरिका का बात करें, इंग्लैंड का बात करें, है ना, किसी भी देश का, या भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे भी बिहारी आपको मिलेंगे। तो बिहार में रोजगार के अवसरों वृद्धि के मामले में भी वैश्वीकरण सहायक सिद्ध हुआ है। जिनके पास उच्च शिक्षा है, तकनीकी है, प्रशिक्षण उनके पास है, तो समझिए उनके लिए जॉब है, रोजगार है, ठीक है। एक देखिए पांचवा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। बहुराष्ट्रीय, है ना, बैंक कह सकते हैं, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन, समझ गए। यानी कि जब कहने का मतलब है कि बिहार में देखिए आज वैश्वीकरण के प्रभाव है कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक, जैसे HSBC बैंक, बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे बीमा कंपनियों का आगमन आज बिहार में हो चुका है। जो मतलब बजाज, इलियास, बिरला, सन लाइफ, टाटा, है ना, ये सब जो है मतलब कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियों का आगमन यहाँ पे हो चुका है, जो लोगों को क्या करते हैं मतलब लोन दे करके, मतलब कहने का मतलब है अपने अपने रोजगारों के मामले में वृद्धि करने का अवसर देते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार में एक बड़े बाजार का विकास हुआ है ना। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आया है
है ना। बिहार में कहने का मतलब है कई तरह के शैक्षणिक स्थान खोलने के लिए लोग इच्छुक हैं, है ना। बिहार में जो प्रशिक्षण है, तकनीक है, वो सब मांग भी बढ़ गया है विदेशों में। शिक्षित लोग, प्रशिक्षित लोग के लिए रोजगार का अवसर भी आने लगा है। यानी कि देखिए, आधारभूत संरचना के विकास के कारण अगर हम बिहार में आधारित संरचना का यानी कि आधारभूत संरचना का विकास कर दें तो यहाँ पर रोजगार में कमी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। शिक्षा को विकसित करें, स्वास्थ्य को विकसित करें, तो शिक्षा स्वास्थ्य विकसित हो जाएगा, मतलब लोगों को अगर आधारित संरचना का विकास हो जाएगा यहाँ पे, तो समझिए यहाँ के लोगों में, मतलब यहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है। दूसरा कि मतलब यहाँ पे जब देखिए, आज कुछ कुछ बिहार के कुछ कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मतलब पर्यटन के भी स्थान हैं, जिस कारण से यहाँ विदेशी भी आते रहते हैं। ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है, चांस है कि मतलब विदेशी मुद्राओं का आगमन ज़्यादा हो। ठीक है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण में सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ बिहार में, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गया, निर्यात बढ़ने लगा। बिहार में जो सामान का उत्पादन ज़्यादा होता है उसका निर्यात विदेशों में होने लगा है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, है ना। रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ, बहुराष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियों का आगमन भी हुआ। लेकिन अगर हम बात करें नकारात्मक प्रभाव, किसका, नकारात्मक प्रभाव का, नकारात्मक प्रभाव का, तो नकारात्मक प्रभाव में जो सबसे पहला आपका है क्या है, कृषि और मतलब है ना, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। देखिए, यानी कि वैश्वीकरण आने से फ़ायदा तो है, सकारात्मक प्रभाव तो हुआ ही है। जैसे कहा ही जाता है किसी भी चीज़ से, अगर है ना एक सिक्का के दो पहलू है ना, अगर लाभ है तो हानि भी कहीं ना कहीं होगा, है ना। कुछ कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे सकारात्मक में तो देख लिए, नकारात्मक में क्या है कि कृषि और कृषि आधारित उद्योग का उपेक्षा भी हुआ है यहाँ पे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है ना। यहाँ का बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा जो है कृषि पर आधारित है। ठीक है। लेकिन फिर भी राज्य में कृषि पर जो किया गया निवेश है वो संतोषजनक नहीं है। वैश्वीकरण के आने से यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों में काफ़ी कमी आ गया। ठीक है। और लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए उतना हुआ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब है वैश्वीकरण के आने से यहाँ पे निवेश में तो बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन उतना बढ़ोतरी हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पे कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में दोनों में कमी आया है। दूसरा है कुटीर और लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव, है ना। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, जब से मतलब वैश्वीकरण का दौर चला है तब से समझिए, देखिए विदेशी वस्तुओं का, है ना, विदेशी सामानों का मांग ज़्यादा बढ़ गया है। जिसके कारण हुआ कि बिहार में जो कुटीर लघु उद्योग, छोटे छोटे पैमाने का जो उद्योग धंधा था, है ना, उससे जो वस्तु तैयार होता था उसका मांग घटने लगा, है ना। मतलब आज देखिए चीन, जापान, मतलब दशहरा है, मतलब ऐसा ऐसा खिलौना बनाता है जिससे मतलब हमसे बहुत ज़्यादा आगे है वो लोग, है ना। मतलब जो कृषि, जो कुटीर एवं लघु उद्योग करते थे, है ना, खिलौना बनाना, ये सब, है ना। तो ये सब जो हस्तशिल्प जितना भी उद्योग था, वैश्वीकरण के आने से बिहार में बंद होने के कार पे है ना। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को पड़ा है, कुटीर और लघु उद्योग। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। ठीक है। तीसरा, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। जैसे अभी आपको बताएं कि है ना, जिनके पास शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, तकनीकी है, प्रशिक्षण जिनको प्राप्त है ना, उनको तो मतलब कोई कंपनी जॉब दे देगा। लेकिन जो लोग, है ना, मतलब कहने का मतलब है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, तो कुटीर और लघु उद्योग पर डिपेंड थे। लेकिन अब वैश्वीकरण के आने से ये उद्योग भी क्या है, बंद होने के कार पे है। तो उसके कारण क्या है, रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। एक आपका जो चौथा सबसे बड़ा कारण है, आधारभूत संरचना की कम, है ना, आधारभूत, अभी आपको बताए थे कि बिहार में आधारभूत संरचना का विकास बहुत कम है, और आधारभूत संरचना के कम विकसित होने के कारण, है ना, बिहार में निवेश भी कम हुआ है, कम विकास के कारण, है ना, के कारण कम निवेश। यानी कि बिहार में सड़क, बिजली, पानी का उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं, इस कारण से कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे निवेश करना चाहता नहीं, विदेशी कंपनी कोई भी जल्दी निवेश नहीं चाहता। यहाँ पे बिजली का उतना उपलब्धता है नहीं, यानी शक्ति संसाधन बहुत कम है। इस कारण से आधारभूत संरचना कम विकसित होने के कारण यहाँ पे प्रभाव पड़ा है ना, निवेश कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, यही आपका क्या हो, बिहार पे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, है ना, कि वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं।
तो दो तरह का प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो बिहार सरकार देखिए मतलब पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ की आधारभूत संरचना को विकसित करने का काम कर रही है ना, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और भी कदम उठाने की ज़रूरी है ना, मतलब इसको और भी आगे विकसित करने का ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है ना, इनके नकारात्मक प्रभाव की तुलना में अधिक वजन रखता है। देखिए नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है लेकिन इसको अगर राज्य सरकार आधारभूत संरचना पे काम करे है ना, तो इसको कम किया जा सकता है, रोजगार पे सुधारा जा सकता है, कुटीर लघु उद्योग को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, कृषि को भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव की तुलना में सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव डालता है ना, मतलब समझिए वैश्वीकरण का जो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पड़ेगा वह भारत देश का अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। चूँकि वही पढ़े कि मतलब बिहार में है ना, बिहार मतलब पूरे भारत में टॉप 3 है ना, जनसंख्या के मामले में तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय सब तो बढ़ेगा, देश का अर्थव्यवस्था विकसित होगा। समझ गए, तो इसीलिए है ना बिहार में आर्थिक आधारभूत संरचना को विकसित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आर्थिक स्वास्थ्य का होना ठीक होना बहुत ज़रूरी है, यानी सड़क, पानी, बिजली, परिवहन सब चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, आज कहने का मतलब इन सभी को विकसित करके है ना बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सकता है। समझ गए, तो यही आपका है बिहार में मतलब बिहार पर वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक है ना, बिहार में कैसे सुधारा जा सकता है इसको। ठीक है, तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और आपको अगले दिन है ना 1991 का आर्थिक सुधार इसमें बताया जाएगा।